अपने लेखन कार्य में इन्होंने जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर किया और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य मतलब उनको सामने भी पेश किया। और इन्होंने जीवन से बहुत सारे अनुभवों को प्राप्त करके और मनुष्यों को अपने अनुभवों के साथ साथ सत्य से भी परिचित करवाया और उसकी चेष्टा मतलब कोशिश। कोंकणी और मराठी भाषा के ये बहुत मुख्य लेखक रहे हैं और पत्रकार के रूप में भी ये कार्यरत रहे। कोंकणी में इन्होंने 25 और मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ इन्होंने पुस्तकें लिखी जो बाद के समय में प्रकाशित हुई। कुछ पुस्तकों का इन्होंने अनुवाद भी किया, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, और गोवा कला अकादमी से इन्हें साहित्य पुरस्कार के सहित सम्मानित किया गया। इनकी कुछ कृतियां हैं कोंकणी में उड़वा ढांचे सूर समिदा, बंगा सांगली अथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकरण और जापान जसा दिसला, और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां जो कि आपकी बुक में पाठ के रूप में पढ़ने के लिए दी गई। सबसे पहले हम पाठ प्रवेश के बारे में जानेंगे कि कविता में थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना गागर में सागर भरने के समान है। ये शायद सरल कार्य है, परंतु गद्य भाग की अगर हम बात करें तो गद्य भाग में थोड़े शब्दों में बहुत कुछ दूसरों को कहना एक कठिन कार्य सा प्रतीत होता है, परंतु इस कार्य में केलेकर जी बहुत ही माहिर थे। और पढ़ने वाले को ये मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गह रहे थोथा दिए उड़ाए। इसका भाव ये है, इसको कबीर दास जी ने कहा है कि सज्जन पुरुष, जो व्यक्ति सज्जन है, उसका जीवन ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार एक सूप पीने वाले सूप की बात नहीं हो रही है। सूप एक पात्र को कहते हैं जिसमें कि अनाज आदि को साफ किया जाता है और जो अच्छा भाग है वो उस सूप में रह जाता है और जो गंदगी है वह उड़कर दूर हो जाती है, उसे दूर किया जाता है। आपने अपने घरों में भी अपनी माँ को, अपने किसी बड़े बुजुर्ग को एक थाल में कुछ अनाज डालकर साफ करते हुए देखा होगा। उसमें जो अच्छा भाग है, जो उसमें अच्छी चीज़ है वो थाल में रह जाती है और बाकी का जो वेस्ट है वो उड़ जाता है, उड़ा दिया जाता है। अक्सर लोग मूंगफली को ऐसे साफ करते हैं, कनक को ऐसे साफ करते हैं, अनाज को साफ करते हैं, दालों आदि को साफ करते हैं। तो कबीरदास जी ने भी यही बताया है कि जो मनुष्य का स्वभाव भी, जो सज्जन मनुष्य है उसका स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए कि अच्छाइयों को वो अपने अंदर ग्रहण कर ले और बुराइयों को दूर कर दे। बुराइयों को हमें त्याग देना चाहिए और अच्छाइयों को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। फिर भी ये काम होता रहा और इन्होंने सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं और पंचतंत्र की कहानियां भी उस लेखन के ही परिणाम है, प्रमाण है। अब सूक्ति कथाएं जो सूक्तियों, मुहावरों आदि पर आधारित होती हैं और वे कहानी के रूप में लिख दी जाती हैं। आगम कथाएं जो धर्म उपदेश पर आधारित कहानियां हैं, धर्म संबंधी उद्देश्यों से ली गई कहानियां। जातक कहानियां जो पिछले जन्म से जुड़ी हुई कहानियां हैं, पिछले जन्म की कहानियां हैं, उन्हें कहा जाता है। और पंचतंत्र की कहानियां जो नीति शास्त्र संबंधी नीति ग्रंथ हैं, जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं, उन पर आधारित कहानियां बताई गई। प्रस्तुत पाठ में 2 प्रसंग दिए गए हैं, एक है गिन्नी का सोना और दूसरा है जैन की देन। हम दूसरे प्रसंग के बारे में आज बातचीत कर रहे हैं कि जैन की देन बौद्धिक शास्त्र में वर्णित ध्यान की उस पद्धति को कहते हैं जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम होता है जो बिजी दिनचर्या, बिजी शेड्यूल जो जिसे आप कहते हो, व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन के पल पा जाते हैं। आप सभी ने आम तौर पर भी देखा होगा कि लोग जो हैं जब वो दौड़ भाग भरी जिंदगी से थक जाते हैं तो वो मेडिटेशन करते हैं और वो
करते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ समय के लिए हमारे दिमाग को आराम मिले, हमें थोड़ी सी शांति मिले। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ड्यूरिंग द पैंडेमिक आपने बहुत सारी खबरें ऐसी सुनी, लोगों के विचार सुने, न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा आता रहा कि जो चाइना है उसने शायद कोई वायरस छोड़ा और सारे संसार में ये बीमारी जो है वो फैल गई। इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई और इसका कारण ये है कि वह अमेरिका को हराना चाहता है, वह नंबर 1 पोजीशन पर आना चाहता है। और इसके बारे में हम वैसे भी बहुत सारी बातें सुनते हैं। जो जापानी लोग हैं वो लोग बहुत जल्दी तरक्की कर लेना चाहते हैं और कई बार इस तरक्की की ओर में इसका कुप्रभाव, इसका बुरा प्रभाव उनकी सेहत पर भी पड़ता है। उसी के बारे में जो लेखक है वो बता रहा है कि जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। वो जापान गया, उसने अपने मित्र से पूछा कि कौन सी बीमारियाँ यहाँ लोगों को ज़्यादा होती हैं। तो उसने जवाब दिया कि यहाँ 80% मतलब 80% जो है फीसदी जो लोग हैं वो मनोरुग्ण हैं, तनाव के कारण बीमार होते हैं। और आपको वैसे भी आप साइंस पढ़ते हो, आपने सुना है कि जो तनाव है वो बहुत सारी बीमारियों का कारण है। इससे क्योंकि हमारे माइंड के साथ जो हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है, हमारा शरीर काम करता है, और अगर हम मेंटली स्ट्रेस हैं तो उसका प्रभाव हमारे सारे शरीर पर पड़ता है। ऐसा आपने सुना है और टीचर्स भी आपको बताते हैं। वो कहते हैं इसकी वजह क्या है, उसने पूछा इसका कारण क्या है। उसने बताया कि हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई और आम व्यक्ति की रफ्तार आज तेज है। वह कुछ ही पलों में जीवन के सारे सुखों को प्राप्त कर लेना चाहता है। तो यहाँ कोई, वो कहता है यहाँ पर कहाँ, जापान में कोई चलता नहीं है, दौड़ता है। लोग दौड़ रहे हैं, अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, वे सब कुछ पा लेना चाहते हैं। कोई बोलता नहीं, बकता, बोलने का, आराम से बात करने का किसी के पास समय नहीं। ऐसे लग रहा है कि वो बस बक रहे हैं, अपनी बात को बोल रहे हैं। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते हैं, और जो लोग वहाँ अकेले जब होते हैं या सोने की कोशिश करते हैं, सो रहे होते हैं, तो कई बार आपने भी देखा होगा कि आपके माइंड में कई ऐसी बातें होती हैं जो रिकॉल होती हैं, बार बार आपके माइंड में आती रहती हैं। और आप सब सुबह उठते हो तो आपको लगता है कि नहीं, आज मेरा सिर कुछ भारी है, या रात भर में पता नहीं क्या फालतू बातें सोचता रहा। तो उनके साथ भी शायद ऐसा ही होता है कि वो लगातार जो है जब कुछ समय सुस्ताते भी हैं तो बड़बड़ाते हैं, अपने से बात करते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा होता है, कंपटीशन करना चाहते हैं। वो अमेरिका को हराना चाहते हैं और नंबर 1 की पोजीशन पर आना चाहते हैं। 1 महीने में पूरा होने वाला काम वो केवल 1 दिन में करना चाहते हैं। महीने में पूरा होने वाला काम जो है वो 1 दिन में पूरा करके उसके बाद वो कहता है जो कुछ घंटों में होने वाला काम है वो मिनटों में करना चाहते हैं, और मिनटों में होने वाला काम वो कुछ सेकंडों में कर लेना चाहते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो उनका दिमाग जो है जिस सामान्य गति से चलता है उससे भी कई गुना ज़्यादा तेज गति से दौड़ने लगता है। उसकी रफ्तार, दिमाग की रफ्तार और तेज हो जाती है और उससे ऐसा लगता है कि मानो स्पीड का इंजन लग गया हो, और 1000 गुना दौड़ने के कारण वो स्पीड का इंजन जैसे लगा के उस चीज़ को बहुत तेज दौड़ाया जाता है, ऐसा लगता है। फिर एक क्षण, कुछ समय ऐसा आता है कि जब तनाव जो है दिमाग में इतना बढ़ जाता है कि पूरा इंजन टूट जाता है। आपने ब्रेन हैमरेज के बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि तनाव के कारण ब्रेन हैमरेज हो गया। तो वो इसी कारण कि जब धीरे धीरे हमारे दिमाग में तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो एक बार फूट जाता है, वो पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है कि मानसिक रोग जो है दिन प्रतिदिन लोगों में बढ़ते जा रहे हैं।
शाम को वह मुझे किसे लेखक को एक टी सेरेमनी में ले जाता है। चाय पीने की एक विधि, ये एक चाय पीने की विधि है। चाय पीना तो कह लो बहाना ही है। कुछ पल शांति से बिताने के लिए, सुस्ताने के लिए और कुछ पल आनंद में बिताने के लिए यह विधि अपनाई जाती है। और जापान में इस विधि को चा नो यू कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि चाय पीने की विधि को जापानी भाषा में क्या कहते हैं, तो आप उस समय उत्तर दे सकते हैं चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों होता है जो रद्दी कागज होते हैं, वेस्ट पेपर होता है। और जो आर्ट स्टूडेंट रहे हैं उन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट में पेपर मैशे वर्क करवाया जाता था, जिसमें पेपर को कुछ देर पानी में भिगोकर फिर उसे सुखाकर आकार दिया जाता था, आकार देकर सुखाकर रखा जाता था। और तातामी होता है चटाई, जिसे मैट जो कि आप घरों में इस्तेमाल करते हो, उससे जो उसकी जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। पर्णकुटी का अर्थ है पत्तों से बनी हुई कुटिया थी। या प्राचीन काल में अगर हम देखें तो लोग छत दीवारों को और ज़मीन को गोबर से भी लीपते थे ताकि वो हार्ड बन जाए और वो पक्की बन जाए। तो वो शायद दीवारों को दफ्ती की दीवारों में बनाते थे और चटाई का इस्तेमाल करके एक सुंदर पत्तों से बनी हुई कुटिया बनाती जाती थी। एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जाता था जैसे कि पत्तों से कुटिया वन में जाकर ऋषि मुनि शांति प्राप्त करते हैं, ऐसा कुछ माहौल वहाँ बनाने की कोशिश की जाती है। और वह वहाँ पर गया था। बाहर बेडब जिसका कोई आकार ना हो, टेढ़ा मेढ़ा सा एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी भरा था। उसने और उसके साथियों ने हाथ पांव पानी से धोए पहुंचे और वो अंदर आ गए। और अंदर एक चाजीन बैठा था। चाजीन कहते हैं चाय बनाने वाले को। हमें देखकर वह खड़ा हो गया। और जैसे भारतीय संस्कृति में हम नमस्ते करके किसी को ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं, उसने भी अपनी परंपरा के अनुसार कमर झुकाई, हाथ जोड़े, हमें प्रणाम किया और जो मतलब आइए तशरीफ लाइए कहकर हमारा स्वागत किया, इसका लेखक और इसके मित्र का। और जाकर कुछ बर्तन लिया। जब भी घर में या कहीं कोई आता है तो उसका पहले चाय पिलाकर उसका स्वागत किया जाता है या पूछा जाता है कि आप चाय पिएंगे, पिलाई जाती है उसे। उसने जो चाय बनाने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत अच्छे ढंग से की। तौलिए से बर्तन साफ किए, सारी प्रक्रियाएं उसने गरिमापूर्वक ढंग से की। गरिमापूर्वक का अर्थ है अच्छे ढंग से। और उसकी हर भंगिमा का अर्थ होता है मुद्रा। उसकी हर मुद्रा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। जय जयवंती एक राग का नाम है, सुर मतलब संगीत, गूंज रहा हो मतलब हर एक उसका जो कार्य था वह बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा था, देखने में भी अच्छा लग रहा था। कोई भी व्यक्ति जिस काम को बहुत अच्छे से करता है तो दूसरे उसकी वाहवाही करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि वाकई में तुमने इस काम को बहुत अच्छे से निभाया, अच्छे से किया। तो इस तरह से शायद लेखक को भी लगा। वहाँ का वातावरण चारों ओर बहुत शांतमय था। चायदानी के पानी का खदबदाना कहते हैं उबलना। चायदानी का उबलना भी मतलब वो पानी के उबलने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। इतना सन्नाटा था, इतनी शांति चारों तरफ थी। चाय तैयार हुई। उसने बड़ी शालीनता से उस चाय को प्यालों में भरा। प्याला कहते हैं कप को, कप में चाय पी जाती है, या एक पात्र को भी कह दिया जाता है। वे प्याले उसने हमारे सामने रखे। हम 3 ही मित्र थे। और इसमें जो विशेषता है अंडरलाइन कर लो कि यहाँ पर मुख्यतः केवल 2 या 3 आदमियों को ही प्रवेश दिया जाता है। 2 या 3 आदमियों को प्रवेश देने का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति ज़्यादा होंगे, 2 या 3 से ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर शांति भंग होने का खतरा रहता है।
क्योंकि आपस में लोग बातचीत करेंगे, यहाँ हिलडुल होगी और यहाँ वो एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, बात बात में झगड़ा हो जाएगा, या बातें जो है वो जोर शोर से करेंगे। तो शांति का जो पर्पस है मन की शांति प्राप्त करने का, वो सिद्ध नहीं होगा। तो 2 या 3 आदमियों को ही अंदर प्रवेश करने दिया जाता है, इससे ज्यादा आदमियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। प्यालों में केवल 2 घूंट चाय नहीं थी, वो कहता सिर्फ बहुत थोड़ी चाय पीना तो शायद एक केवल बहाना था। मुख्यतः तो वो इस लिए आए थे कि वहां पर शांति प्राप्त कर सके, क्योंकि शांति की कमी थी। होंठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। मतलब उन्होंने चाय पीनी शुरू की, और जो अगर 1 या 2 घूंट कप में चाय हो तो क्या होता है, व्यक्ति एक बार में ही उसे पी लेता है, एक बार में ही हम उसको पी लेते हैं। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उस प्रक्रिया को शुरू किया, उस चाय को पीना शुरू किया। लेखक तो पहले थोड़ा सा हैरान परेशान हो गया कि ये तो चाय तो है ही नहीं है, मैंने पीना क्या इतनी देर, 1-1.5 घंटा बैठने का समय था, 1-1.5 घंटा उन्होंने समय दिया कि इसमें आपने इस चाय को पीना है। कहता करना क्या है, 15 मिनट तो उसके मन में उलझन सी रही, वह चिंतित रहा कि ये करना कैसे है। फिर देखा, फिर धीरे धीरे उसने जैसे ही वो शुरू किया, उसके दिमाग की रफ्तार जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। मतलब वो जो दिमाग में इतना कुछ चल रहा था, वो धीरे धीरे दिमाग अब शांत होने लगा था। कुछ देर बाद उसने देखा कि अब उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल बंद हो गया, उसकी रफ्तार बंद हो गई। रफ्तार कहते हैं गति को, स्पीड जिसे इंग्लिश में कहते हो। मुझे लगा मानो अनंत काल में जी रहा था। अनंत काल, जो काल कभी समाप्त ना हो, जिस काल में आनंद आता है उसमें आप भी सोचते हो ना कि ये टाइम कभी खत्म ना हो, ये ऐसे ही चलता रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसे लगा कि उसे अब शांति मिली है और अब वो कुछ नहीं सोच रहा, अनंत काल में जी रहा है। और यहाँ तक कि उसे आसपास सन्नाटा भी सुनाई दे रहा था। जैसे कि रात को 1 या 2 बजे का समय, जब सब लोग अपने घरों में सिमट जाते हैं, सो जाते हैं, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, ट्रैफिक बंद हो जाता है, तो बाहर बहुत शांति सी महसूस होती है। थोड़ी सी भी आवाज़ हो तो एकदम से आपका ध्यान भंग हो जाता है, क्योंकि बहुत सन्नाटा होता है, चारों तरफ चुप्पी होती है। तो उसे बाहर का सन्नाटा भी सुनाई दे रहा था। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों को मन में लेकर उलझे रहते हैं, मन में उलझन रहती है, या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य में, असल में दोनों काल मिथ्या। लेखक ने कहा है जो बीत गया उस पर पछतावा करने का, मलाल करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। और भविष्य जो आपने अभी तक देखा नहीं है, उसके बारे में चिंता करना भी व्यर्थ है। मनुष्य को केवल वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान समय में उसे अच्छे कार्य करने चाहिए, अपने जीवन का आनंद भोगना चाहिए, अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, और ऐसा करते हुए उसका भविष्य अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही कह लो कि वह सुखद बच जाता है। कहता भूत भी मिथ्या है, मिथ्या है मतलब मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, भूत भी झूठ है, और भविष्य जिसके बारे में तो अभी आपको पता ही नहीं है कि आने वाले समय में कैसा होगा कैसा नहीं। किसी ने सोचा था कि पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा और लोगों को इतनी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ेगा? हम में से कोई भी नहीं जानता था। तो उसने यही बात बताई है कि हमें वर्तमान को अच्छा बनाना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए, और वर्तमान में अच्छे किए गए कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, और वही सत्य है, वही जीवन की सच्चाई भी है। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से, इसके लेखक के दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। वो कहता है कि मुझे लगा कि वर्तमान में जो क्षण उसे उसके सामने है वही सत्य है, वह अनंत काल जितना विस्तृत था,
फैला हुआ था। अनंत काल लंबे समय तक जो कभी खत्म ना हो, इस प्रकार वो चारों तरफ फैला हुआ था। जीना किसे कहते हैं, उसे उस दिन मालूम हुआ कि जीना किसे कहते हैं। जैन परंपरा की यह देन मिली है जापानियों को, और ये देन वाकई में मनुष्य जाति के लिए एक वरदान साबित हुई है। नहीं तो ऐसा अगर व्यक्ति हमेशा तनावग्रस्त रहता है तो लंबे समय तक उसे बीमारियां होने का या उसके दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ने का खतरा रहता है, और जिस कारण वह बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो इसलिए इस पाठ से हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि हमें कुछ पल शांतमय ढंग से बिताने चाहिए, और अपने दिमाग को आराम पहुंचाने के लिए शांति बहुत जरूरी है। I hope it is clear to all. So we will discuss the question answers. Part number 2, 4, 5, 6 पार्ट नंबर पर टिक लगाइए, 1, 2 और 3 पर क्रॉस लगाइए। जैसे कि मौखिक बात में फर्स्ट और सेकंड पार्ट दिया है, पार्ट 2 आपने करना है, 4, 5 और 6 पार्ट करना है। उसका फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपने नहीं करना। उसके बाद लिखित भाग में क भाग का फर्स्ट क्वेश्चन, इस पर फर्स्ट पार्ट पर क्रॉस लगाइए, और सेकंड पार्ट का सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन उस पर टिक लगाइए। These to be done. I hope all are marking on the book. उसके बाद ख भाग पे पूरे पे क्रॉस लगा दीजिए। This is deleted, this will not come. And 6 और 7, the second part का 6 और 7 part है, that is to be done. आशय स्पष्ट करो में फर्स्ट और सेकंड पर क्रॉस लगाइए, थर्ड एंड फोर्थ इज टू बी डन. We will discuss about these answers, question answers. So thank you all.